पॉलिटी के न्यायालय और न्यायाधीश टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं स्वायत्त न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश हैं। संविधान के एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की पीठ नई दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी और स्थान पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 130 में कहा गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उनके वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अनुपस्थित हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को करने में सक्षम न हो। आर्टिकल नंबर 126 में बताया गया है, वर्ष 1993 के नौ न्यायाधीशों के जजों के बाद यह निश्चित हुआ कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसे कोलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लास 4 में बताया गया है, राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति न्यायाधीशों के व्यवहारों एवं क्रियाकलापों से संबंधित शिकायतों की जांच करेगी तथा संसद में अपनी रिपोर्ट देगी एवं इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों के अच्छे आचरण व कार्य व्यवहार हेतु उपाय सुझाएगी। न्यायालय की अवमानना एक विधिक शब्द है। न्यायालय की अवमानना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 एवं 215 में अवमानना का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते पेंशन संघ की संचित निधि से दिए जाते हैं। आर्टिकल 146 के सब क्लास 3 में कहा गया है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती है। आर्टिकल 134 के अनुसार दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में साधिकार अपील हो सकती है। दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामले जिनमें आजीवन कारावास की सजा दी गई हो या 10 वर्ष से अधिक की कैद की सजा दी गई हो, उन मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। आर्टिकल 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की शक्ति अपीलीय शक्ति से भिन्न है। यह विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय किसी मामले में तब दे सकता है जब विधि के किसी व्यापक महत्व प्रश्न हो या ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हो जिसमें न्याय का घोर उल्लंघन किया गया हो। अतः विशेष इजाजत के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिविल एवं दंडिक दोनों मामलों में सुनवाई कर सकता है। विशेष इजाजत की अपील उच्चतम न्यायालय की आपवादिक शक्ति है, सामान्य शक्ति नहीं। सलाहकारी अधिकारिता का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। आर्टिकल 143 में कहा गया है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक मुद्दे पर सलाह देने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद पर निर्णय देने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के संदर्भ में भी उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होती है। आर्टिकल नंबर 141 में कहा गया है, आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। संसद उच्चतम न्यायालय की अपीलीय शक्ति एवं अन्य शक्तियों को बढ़ा सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। वर्ष 2013 से पहली बार उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश कार्य कर रही हैं, ज्ञान सुधा मिश्रा और रंजना देसाई। वर्तमान देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए बढ़ा सकती है। आर्टिकल 320 में कहा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल तथा अन्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। आर्टिकल 224 के अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है, परंतु यह परंपरा है कि उन्हें अस्थायी कर दिया जाता है। यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो
या वह अपना कार्य न कर पा रहा हो तो राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 223 में कहा गया है वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उन उच्च न्यायालयों में वकालत नहीं करेगा जहां वह न्यायाधीश रहा हो। सिविल मामलों में मद्रास, बॉम्बे व कलकत्ता उच्च न्यायालयों को आरंभिक शक्ति अभी भी है। अन्य किसी उच्च न्यायालय को सिविल मामलों में आरंभिक अधिकारिता नहीं है। संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवाद में उच्च न्यायालयों को आरंभिक अधिकारिता है। न्यायिक नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू कराना आर्टिकल 226, परंतु इसमें मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में सीधे उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। सामान्यतः उच्च न्यायालयों को अपीलीय न्यायालय भी कहा जाता है। लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की बेंच के निर्णय के विरुद्ध उसी न्यायालय में खंडपीठ के समक्ष अपील की जाती है। लेटर्स पेटेंट के अंतर्गत अपील का प्रावधान इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एवं पटना उच्च न्यायालयों में है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है और यह रीट मूल अधिकारों व अन्य मामलों में प्रदान की जाती है, परंतु यह रीट शक्ति उच्च न्यायालय की भौगोलिक अधिकारिता क्षेत्र में ही लागू होती है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में ही रीट जारी कर सकता है, आर्टिकल नंबर 32 में कहा गया है, जबकि उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर भी रीट जारी कर सकता है जो मूल अधिकार के भाग नहीं है। अधिक्षण की शक्ति केवल उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, आर्टिकल 227 में कहा गया है। उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला अपने पास मंगवाने की शक्ति होती है, आर्टिकल 228 में कहा गया है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, आर्टिकल 215 में कहा गया है। जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है। जिला न्यायालय एवं निचले न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से की जाती है। जिले में सिविल मामलों का प्राथमिक न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय तथा न्याय पंचायत होते हैं। दांडिक या सेशन मामलों में जिले की सबसे निचली अदालत को पंचायत अदालत कहा जाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। ग्राम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाएगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 14 के सब क्लास ए में और 223 के सब क्लास ए और 223 के सब क्लास बी प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान जोड़ा गया है। चंद्र कुमार वाद के पश्चात इन अधिकरणों के निर्णय विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है, जबकि पहले सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य बेंच नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थित है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति होना चाहिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। हरित न्यायाधिकरण की मुख्य बेंच नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी क्षेत्रीय शाखाएं पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित हैं। न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा तथा इसके अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। इसके 10 सदस्य पर्यावरणीय विशेषज्ञ तथा 10 न्यायिक सदस्य भी होंगे। न्यायाधिकरण को सिविल न्यायपालिका की शक्तियां प्राप्त हैं। लोक अदालतों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा मूलतः आपराधिक मामलों को सुलझाया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भारत में अप्रैल 2001 में हुई, जिसका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित एवं निश्चित अवधि में हल करने के लिए हुआ। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचली सीढ़ी पर होता है। उसके बाद तहसीलदार का न्यायालय, तहसीलदार के न्यायालय के बाद उप जिला अधिकारी का न्यायालय तथा जिला अधिकारी के न्यायालय आते हैं। सबसे ऊपर के स्तर पर कमिश्नर का न्यायालय होता है। भारत में न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। वर्ष 1985 में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए पारिवारिक अदालत की भी स्थापना की गई, जिसमें पारिवारिक मामलों को अनौपचारिक रूप में सुलझाया जाता है। जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका तथा पत्र अधिकारिता भी कहा जाता है।
जनहित याचिका में मामला सामूहिक अधिकारों का होना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हितों से संबंधित। इसका आरंभ 1980 के दशक में जस्टिस BR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भागवती द्वारा किया गया। 3 दिसंबर 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सामाजिक न्याय पीठ गठित करने का निर्णय लिया। यह पीठ 12 दिसंबर 2014 को प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सामाजिक समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सामाजिक न्यायाधीश की जिम्मेदारी न्यायाधीश मदन B लोकुर तथा न्यायाधीश UU ललित को सौंपी गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। नालसा की नीतियों एवं निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशक अनुसार केंद्र सरकार ने काले धन की जांच के लिए SIT का गठन मई 2014 में किया।